ओके जी, सो वी आर इन वीक नंबर 9। अच्छा जी, वीक नंबर 9 से हम जो हमारे कोर्स है उसको ऐसे लेके चलेंगे कि अब हम बेसिकली इस तरफ जा रहे हैं, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब इसका क्या है, अभी अभी तक जो वीक 8 तक अगर आप काम कहो ना कि हमने क्या किया, तो वो आपके पास बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट को हमने देखा। ठीक है, और रिवाइज करने की ज़रूरत, फिंगर टिप्स पे उसको करते हैं कि हमने आपके पास आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करना बताई, कैसे EC2 मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे डेटाबेसेस के लिए RDS इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप VPC बना सकते हैं, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग और कुछ और सर्विसेज, हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो ये बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, हम जो मुझे लगा कि यार यहाँ तक तो मस्ट जाना चाहिए, बेसिक चीज़ें वो आपको करा दी गई हैं। अभी हम हमारे इस कोर्स का आप यूँ कह लो कि दूसरा फेज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें जो बेसिकली जो वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट ना, इससे लगता ये है कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, मतलब इससे लगता है कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हम देखेंगे किसी भी लैंग्वेज से। हम बेसिकली कोडिंग की बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और हम बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि वो कौन सी सेट ऑफ टूल्स हैं जो हमें डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। तो मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, ये जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग है। तो जो बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग है जो अभी तक हमने पढ़ा, तो आप इसे कह लो कि इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग 1.0। और ये जो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग है, इसे कहते हैं 2.0। मतलब ये उसका एक नया वर्जन कह लो। वर्जन से मुराद ये है कि क्लाउड नेटिव का कंसेप्ट ये है कि आप एप्लीकेशन को डेवलप करो इन अ मॉडर्न वे। वो मॉडर्न वे क्या है उसको ज़रा देखते हैं, और फिर आज से इसको जो पहली टूल है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, आपसे ये वर्ड आपने सुना भी होगा, ये बज़वर्ड से क्लाउड नेटिव। तो आप उसे कहोगे कि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग इज़ अ मॉडर्न वे टू डेवलप एन एप्लीकेशन। अब ये मॉडर्न वे का क्या मतलब है? मॉडर्न वे से मतलब ये है कि हम जो करंट जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स, जो टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको यूज़ करें एप्लीकेशन को डेवलप करने में। तो अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं कि क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें देखिए, उसमें आपको नंबर 1 ये चीज़ मिलेगी, एजाइल मेथडोलॉजी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एजाइल मेथडोलॉजी पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। दूसरा हमें ये मिलता है कि हम जो हमारी एप्लीकेशन हो वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड हो। अगेन एक बज़वर्ड जो आप सुनते आ रहे हो, माइक्रो सर्विसेज। तीसरी चीज़ कि आपकी एप्लीकेशन कंटेनराइज हो। ठीक है। चौथी चीज़ ऑर्केस्ट्रेशन आ जाती है। ऑर्केस्ट्रेशन से मतलब ये है कि जो आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन है उसको मैनेज किया जाए किसी टूल के थ्रू। पांचवी चीज़ आपके पास आ जाती है CI/CD पाइपलाइन।
ठीक है। और क्लाउड तो है ही है, क्लाउड का प्लेटफॉर्म तो होगा ही होगा, क्योंकि क्लाउड नेटिव। तो ये सारी वो मॉडर्न चीज़ें हैं जिसको अडॉप्ट करके आप जब एप्लीकेशन बनाओगे तो आप कहते हो कि भाई इट्स अ क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा कि क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो अब हमारा काम ये है कि हम ये जो टूल्स के मैंने नाम लिखे हैं हम इनको सीखें। एजाइल की ज़रूरत नहीं सीखने की। एजाइल आपको पता है कि एजाइल क्या है, ठीक है। वो एक मेथोडोलॉजी का नाम है कि किस तरह आपने सिस्टम को लेके चलना है, किस तरह आपने डेवलपमेंट करनी है, किस तरह आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स लेट से आपने बना लिए या आपने पहला स्प्रिंट वगैरह डिफाइन किया, इसमें हम ये करेंगे। तो स्टार्ट से एंड तक सारा काम करोगे, डिप्लॉयमेंट तक, ठीक है। बिल्ड किया आपने, डिज़ाइन किया, प्लान किया, टेस्ट किया, और वो सारा चीज़, तो वो उस पर बात नहीं थी, आपको सबको पता है। दूसरा ये है कि हम ये जितनी जो बाकी की चीज़ें हैं ये हम इसको अंडरस्टैंड करें, इसको हम प्रैक्टिकल करें। तो हम जो टूल्स करेंगे जो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर 1 हम ये करेंगे कि नंबर 1 सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि हम आप सबको वर्जन कंट्रोलिंग आती हो। तो वर्जन कंट्रोलिंग के लिए हम गिटहब ये चीज़ यूज़ करेंगे। आज से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं गिट को। आप में से काफ़ी लोगों को आता भी होगा, जिसको नहीं आता तो वो इसमें देख लेगा। तो दो वो हैं, 2-3 क्लासेस में कोशिश करेंगे जल्दी इसको ख़त्म करें, ठीक है, क्योंकि अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को ये चीज़ आती है। ये चीज़ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज़ जब हो जाएगी इसके बाद हम मूव करेंगे कंटेनराइजेशन की तरफ, ठीक है। और इसमें हम यूज़ करेंगे डॉकर्स। इसमें भी थोड़े बहुत आप लोगों के किसी के हैंड्स ऑन होंगे। और तीसरी चीज़ जो हम करेंगे वो है कंटेनर की ऑर्केस्ट्रेशन। किस टूल से? क्यूबरनेटिस से, ठीक है। और चौथी चीज़ हम फिर वो CI/CD पाइपलाइंस को देखेंगे, जेनकिंस वगैरह को देख लेंगे, ठीक है, कैसे जेनकिंस सब चीज़ों को ऑटोमेट करता है। तो ये बेसिकली हमारा अब से लेके जो कमिंग वीक्स हैं 16 वीक तक या 17 वीक तक जब तक हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते, लेकिन इंशाल्लाह ये क्यूबरनेटिस तक तो मस्ट जाना ही जाना है, ठीक है। तो आज से ये वर्जन कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। 2-3 लेक्चर्स में या 3-4 लेक्चर्स में ये हो जाएगी। फिर इसी तरह डॉकर्स हैं, 2 वीक्स उस पर लग जाएंगे, फिर 2-3 वीक्स या 2 वीक्स हम ये इस क्यूबरनेटिस पे लगा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंटेनराइजेशन, जब कंटेनराइजेशन पढ़ेंगे तो माइक्रो सर्विसेज जो भी बोले ना वो उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन टूल्स में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये डॉकर्स और क्यूबरनेटिस करता क्या वो सिखाना है। किस लैंग्वेज के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज का मसला नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ करो, बस आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए। और यही चीज़ें फिर क्लाउड पे भी करेंगे। क्लाउड पे भी सर्विसेज हैं, ये क्यूबरनेटिस की सर्विसेज, ये सारा काम क्लाउड पे भी करेंगे। पहले लोकली करेंगे फिर क्लाउड पे करेंगे। अच्छा, डॉकर्स का आपको पता है कि डॉकर्स क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करता है। सारी डिपेंडेंसीज वगैरह हम एक उसमें कंटेनर में डाल देते हैं और उसको फिर आप यूज़ करते हो। ये क्यूबरनेटिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्यूबरनेटिस बेसिकली ये करता है कि आपके कंटेनर्स को मैनेज करता है। सिंपल एक वर्ड में आपसे पूछे कि व्हाट इज़ क्यूबरनेटिस, तो आपने कहना है कि इट्स अ मैनेजर टूल, इट्स अ कंटेनर मैनेजर, ठीक है। कंटेनर्स को ये मैनेज करता है। मैनेज में अब क्या चीज़ आती है वो बात हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो ये आगे का ये हमारा एजेंडा है, ठीक है। अच्छा जी, गिट को वर्जन कंट्रोलिंग को स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पर बिल्ड करते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग को समझते हैं, ठीक है। मैं भी देखता हूँ, मैं साथ साथ आपसे पूछता जाता हूँ, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कम है लेकिन जितने भी हैं कि आप लोगों को इसमें कितनी ग्रिप है, ठीक है। फिर मैं उस पेज से चलूँगा। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये एक वर्ड सुना होगा, ठीक है।
सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि इट्स अ प्रोसेस टू सिस्टमेटिकली मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द चेंजेस इन documents, codes and other entities during the software development life cycle. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आप जितने फेजेस से गुजर रहे हो, हम हर चीज़ का ट्रैक रखना चाहते हैं। हम जो चेंज हुआ है उसको उस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। हमें पता चले कब किस वक्त चेंज हुआ। आप कोड कर रहे हो, ठीक है, आप सब बंदे मिल के कोड कर रहे हो, किसने कोड में क्या कंट्रीब्यूशन की, किसने कोड में क्या चेंज किया। अच्छा, वर्जनिंग, हमें वर्जन्स को मेंटेन करना है। वर्जन्स को मेंटेन ये करना है कि वर्जन्स को मेंटेन करने से मतलब ये है कि आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आप उसको बिल्ड कर रहे हो। आज वर्जन 1 था, कल आपने उसका एक नया वर्जन बनाया, तो आपके पास प्रीवियस वर्जन भी स्टोर होना चाहिए। क्या पता जो वर्जन 2 आपने बनाया है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो और आप एक ऐसे फेज़ पे आ गए हो जहाँ पे आप स्टक हो गए, आपको नहीं समझ आ रही, वर्जन 2 आपका टोटली फेल हो गया, आप उसमें चेंजेस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपसे नहीं ठीक हो पा रहा, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस वर्जन पे स्विच हो जाओगे, ठीक है। इसी तरह आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, ठीक है, हर रोज़ काम करने के बाद आप एक वर्जन बना लेते हो, उसका वर्जन क्रिएट कर लेते हो। नेक्स्ट डे पे आते हो, नेक्स्ट डे पे आपने काम किया, प्रॉब्लम आ गई, नहीं रेक्टिफाई कर पाए, नहीं समझ आई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस वर्जन पे रोल बैक, प्रीवियस वर्जन पे दोबारा शिफ्ट हो जाओगे। प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट होने से क्या होगा, जो आपके पास जो प्रीवियस जो स्टेट थी, जो वर्किंग स्टेट थी, जो सक्सेसफुली, जो ठीक तरीके से काम कर रही थी, आप उस स्टेट पे वापस आ जाओगे। तो ये वर्जन कंट्रोलिंग का बेसिकली कंसेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को मैं स्किप कर रहा हूँ, वर्जन कंट्रोलिंग उसका पार्ट है, तो वर्जन कंट्रोलिंग को हम देखते हैं, ठीक है, छोटा सा डेमो भी आज देख लेंगे। Version controlling या version control systems are basically those software tools that help software teams to manage changes to source code, ठीक है। सोर्स कोड में जो चेंज आता है आपने उसको ट्रैक करना है। सोर्स कोड में जो चेंज आता है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्जन कंट्रोलिंग। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी मॉडिफिकेशन टू द कोड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस जैसे भी हमें नहीं पता, हमें बस ये नज़र आएगा कि वर्जन कंट्रोलिंग की वक्त जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, किसी भी गिट को या गिट को यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त हमने जो जो मॉडिफिकेशन की उसका ये ट्रैक रखेगा अपने पास, और हम फिर जो मॉडिफिकेशंस के बाद प्रीवियस मॉडिफिकेशन पे भी हम स्विच हो सकते हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोल में अगर मैं कोई चीज़ एडिट करके अपलोड करता हूँ और कोई दूसरा बंदा उसको ठीक ही रहता है, वो मतलब रिवर्स कर देता है, एक स्टेप वो पीछे जाता है, तो मतलब उसमें मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा कि वो मुझे पता नहीं होगा। आप जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से है कि हमारे पास गिटहब पे एक रेपो है, ठीक है, हम उस पर मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम उस रेपो को डाउनलोड करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, उस चेंजेस करने के बाद आप उसको वापस वहाँ पे पुश करोगे। अब आप क्या कह रहे हो कि प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट होने से मुझे नुकसान होगा अगर हम मिल के काम कर रहे हैं, ये आप कह रहे हो, ठीक है। देखिए, प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट तभी होगे जब आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, सब मिल के एक उस पर काम कर रहे हो ना। प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट किसी वजह से हो गए ना, क्यों हुए हो, क्योंकि अभी जो हमने नया काम किया आज की डे पे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कल तक हमने जब कोड को मर्ज किया ठीक काम कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज जब हमने काम किया तो प्रॉब्लम आ रही है, एरर रेक्टिफाई नहीं हो रहा, तो फिर हम प्रीवियस वर्जन पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले हम गिट पे करेंगे, फिर गिटहब पे करेंगे, ठीक है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है ना कि आप लोग एक्चुअली जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो इस तरह वर्जन कंट्रोलिंग के थ्रू करें, उस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हम उस तरह का इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत तो क्रिएट करेंगे, लेकिन ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि सारा टाइम तो वर्जन कंट्रोलिंग नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, आप वर्जन कंट्रोलिंग को आप कह सकते हैं कि भाई ये एक डेटाबेस है,
डेटाबेस में होता क्या है, ये आपके जितना भी आपने काम किया उसका एक स्नैपशॉट अपने पास सेव कर लेता है। स्नैपशॉट सेव करने का मतलब ये नहीं कि स्नैपशॉट सेव करने का मतलब ये है कि लेट से आज पूरा दिन मैंने जितना काम किया उसका मैंने एक स्नैपशॉट, एक वर्जन बना लिया। कल जब आया मैंने और काम किया, परसों आया मैंने और काम किया, और मैं हर डे पे वर्जन्स बना रहा हूँ। वीक्स या 7th डे पे मैं पहुँचा और उस दिन मैंने पूरा दिन काम किया और उस वक्त मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं अब कह रहा हूँ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कल तक मेरा काम बिल्कुल ठीक कर रहा था, आज नहीं कर रहा। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि आज मैंने जितनी कोडिंग की है प्रॉब्लम वहाँ पर है। कल तक मैंने जो काम किया था, कल लेट से मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट जब तक मैं यूज़ कर रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। आज जब मैंने PHP को साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, आज प्रॉब्लम आता है। इट्स मीन कि आज के कोड में कोई मसला है। तो आपको एक तो एरर रेक्टिफाई करने की भी, एरर को भी इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर वर्जन्स आपके पास ना होते और आप काम किए जा रहे हो, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि प्रॉब्लम क्यों आई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वर्जन जब होंगे ना, आप प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट होगी। हाँ, इस वर्जन पे सही चल रहा है, वर्जन 5 पे भी तक जब मैं था तब भी सही चल रहा है, वर्जन 4 पे भी सही चल रहा था, लेकिन वर्जन 7 पे नहीं मसला आता। इसमें वर्जन 7 में हमने आज जो चेंजेस किए हैं, मसला यहाँ पर है, ट्रैकिंग आसानी से हो गई। अगर वर्जन ना हो ना, तो आप क्या करोगे, पूरा ढूंढते रहेंगे कहाँ मसला है, कहाँ मसला है, ढूंढते रहोगे। फिर ये तो नहीं कर सकते ना कि हम आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैंने वीक 1 में क्या क्या कोड किया था। क्या सारा डिलीट करेंगे, ठीक है, सारा थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे, सेव करके चलाएंगे, फिर उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता। या आप समटाइम्स आप ऐसा कर रहे हो कि आप HTML भी यूज़ कर रहे हो, CSS जावास्क्रिप्ट PHP, एक मॉड्यूल आपने बनाया या एक फंक्शनलिटी आज ऐड की, दूसरी फंक्शनलिटी कल ऐड की, तीसरी फंक्शनलिटी परसों ऐड की। तो अब आप यहाँ पे देखो, आप मिक्सअप सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। तो अब तो वो मैंने पहले कहा ना कि एक दिन हमने HTML यूज़ किया, एक दिन CSS, एक दिन जावास्क्रिप्ट, एक दिन PHP। अब हम सारे चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब आपके पास वर्जन्स बने होंगे तो आपको पता चलेगा कि कल तक मैंने जितना काम किया है कोई इशू नहीं, लेकिन आज जो मैंने काम किया है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप फिर प्रीवियस कोड को नहीं देखोगे, आपने जो आज के दिन जो काम किया सिर्फ उसी कोड को आप उसी कोड में से एरर को फाइंड करने की कोशिश करोगे। बात समझ आ गई। ये एक एग्जांपल अभी मैंने आपको दे दी है कि आप लेट से पहले दिन पे थे, आपने सिर्फ HTML की फ़ाइल बनाई, फिर आपने दूसरी HTML की फ़ाइल बनाई, फिर इसी तरह आप आगे जा रहे हो, आपके सिस्टम में डे बाय डे के हिसाब से चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो आप एक फ़्लो में जा रहे हो, जहाँ पे आपका फ़्लो स्टॉप होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई मसला आता है, तो आप देखते हो कि यार कल तक सारा काम ठीक चल रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप इसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, यहीं पे आप एरर को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। अगर इन केस आप बिल्कुल ही फंस गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, सिंपली प्रीवियस वर्जन पे चले जाओ। प्रीवियस वर्जन पे आप फिर दोबारा से वो काम करोगे। अच्छा, आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब क्वेश्चन ये है कि आप किस प्रोजेक्ट पे, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो वर्जन कंट्रोलिंग पे। तो किसी पे भी, टेक्नोलॉजी का कोई वो नहीं है। ठीक है, आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तब भी इसके वर्जन्स भी कर सकते हो। आप कोई वेब का प्रोजेक्ट है उस पर भी ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम अप्लाई कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो काम भी आप करना चाहते हो ना, आप उसके वर्जन्स बना सकते हो, वेदर इट इज़ अ कोड और डॉक्यूमेंटेशन। तो ये वो चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, वाई टू यूज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्यों यूज़ करना चाहिए। पहला उसका एडवांटेज कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन से मतलब ये है कि हम सब मिल के एज अ टीम में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन हमें कैसे होगी, ये कोलैबोरेशन हमें मिलेगी थ्रू वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। ठीक है, हर कोई अपना अपना काम करेगा और चेंजेस को कमिट करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 हम मिल के काम कर रहे हैं, हमें एक सेंट्रलाइज लोकेशन चाहिए, गिटहब की रेपो होगी। ठीक है, मैं वहाँ से क्लोन करके चीज़ें डाउनलोड करूँगा। ठीक है, पुल करूँगा, मैं काम किया, पुश करूँगा। आप अपने हिस्से का काम यहाँ पे करोगे, वहाँ पे पुश करोगे। ठीक है, तो लेट से मुझे ये कहा गया था कि आप फीचर 1 पे काम कर रहे हैं, आपको ये कहा गया था कि आपने फीचर 2 पे काम करना है। ठीक है, आपने भी क्वेश्चन भी किया है। ठीक है, इसका आंसर देखिए, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ
कि लेट्स से हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये हम इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, ठीक है, और 4 बंदे इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट 1 पे 1 यूज़र काम कर रहा है, कंपोनेंट 2 पे दूसरा यूज़र काम कर रहा है, इसी तरह 3 4 पे सारे यूज़र्स अलग अलग से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सिनारियो हम ऐसे लेते हैं कि लेट्स से कंपोनेंट 1 जो है ये कंप्लीट हो गया, कंपोनेंट 1 का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, और वो उसने जो सेंट्रल रिपोजिटरी थी जो गिटहब है वहाँ पे उसने पुश कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ तक जितना काम हुआ है इसको पुल करूँगा, लोकल रिपोजिटरी में इसको लाऊंगा, और इसमें मैं मज़ीद काम करूँगा। वो काम क्या था, इस कंपोनेंट 2 को डेवलप करना और इसके साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो अभी आपने जो पूछा, क्या नाम है, दाऊद, तो जब आप इस देखिए कंपोनेंट 2 पे काम कर रहे थे, तो आप कंपोनेंट 2 पे आप काम करके और कंपोनेंट 1 को उसके साथ इंटीग्रेट करके, जब तक इंटीग्रेट नहीं होता आपका काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपका काम ये इंटीग्रेट हो गया, उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको वापस पुश कर दोगे वहाँ पर। तो आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। तो आपने पहले वो चीज़, पहला जो एग्जिस्टिंग कोड था उसको डाउनलोड किया, उसके साथ काम किया, इंटीग्रेट हो गया, ठीक चल रहा है, तब आपने क्या किया, पुश किया। तो अब वो जो प्रीवियस वर्जन पे जाने की तुक बंदी नहीं है। आप तभी पुश करोगे जब आपने उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट कर लिया। बात समझ आ रही है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज, ये शुरू लेक्चर के स्टार्ट से बता रहा हूँ कि वर्जन्स का क्या फ़ायदा है, ठीक है, कि आप वर्जन्स को मेंटेन कर सकते हो। तीसरा, रिस्टोर कर सकते हो, प्रीवियस वर्जन पे आप दोबारा जा सकते हो। अगर आपके पास ये वर्जन्स ना हो तो आप फिर आपके लिए एरर्स को रेक्टिफाई करना मुश्किल है, और आप नहीं ट्रैक कर पाओगे कि कहाँ तक मेरा काम ठीक चल रहा था, कहाँ से प्रॉब्लम आई है। अच्छा, वर्जन कंट्रोलिंग के कुछ टाइप्स हैं। एक आपके पास सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज पहले की कहानी है, डिस्ट्रीब्यूटेड आजकल की कहानी है। सेंट्रलाइज में इस तरह से है कि आपके पास लेट से ये एक सर्वर है, उस पर एक रेपो बनी हुई है, और सारे जो हैं इसके साथ जितने भी बाकी जो अपने अपने पीसीस पे आप काम कर रहे हो, और जितना काम भी है वो सारा इस सर्वर पर है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो सारा कुछ सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज होने की वजह से आपको उसके प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा है कि अगर इस सेंट्रलाइज सिस्टम को कुछ होता है तो फिर आपका जो बैकअप या जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो आपको आते हैं। अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम आपका डाउन हो गया तो आप काम कैसे करेंगे, और आपको एक प्रॉपर कनेक्शन चाहिए इसके साथ काम करने के लिए। तो ये शुरू की बातें हैं। इसके बाद जो है हम शिफ्ट हो गए, या जो कंसेप्ट आया वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का ज़रा इस डायग्राम को समझे तो आपको वर्जन कंट्रोलिंग का काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। होता क्या है, ये जो जितने भी लिखे हैं वर्क स्टेशन PC1, ये आपके यूज़र्स हैं, ठीक है। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ये सब किस पर है, ये अपने सिस्टम पर है, ये सब अपने अपने सिस्टम पर है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये सारे अपने सिस्टम पर एक रेपो बनाते हैं, रेपोजिटरी। इसने भी बना ली, इसने भी बना ली, और इसने भी बना ली। और ये अब जितने भी हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, ये इस रेपो पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपनी अपनी रेपो पर। इस लेयर के ऊपर एक और रेपो होगी जो हमारी मशीन पे नहीं होगी, जो कि सर्वर पर होगी, जो आपकी बेसिकली गिटहब पर होगी, ठीक है। तो जो सारा काम है ना वो आपके कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आपके इस रेपो पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली जो हमारा पीसी है इससे हम उस सर्वर वाली रेपो के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। हम ये कर रहे हैं कि हम इस रेपोजिटरी को जो सर्वर पर है इसको पुल करते हैं, अपने सिस्टम पे लाते हैं और उस पर काम करते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे आप देखें, जो यूज़र 2 है उसने पुल किया और वो इस रेपो को अपनी लोकल मशीन पे ले आया,
और उस पर काम कर रहा है। इसी तरह यूज़र 3 भी इसी तरीके से काम कर रहा है। जब हमने काम कर लिया, हम फिर क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। अच्छा, अब इन केस अब आप कहोगे कि ये भी तो सेंट्रलाइज है, ये जो टॉप की लेयर है ये भी तो सेंट्रलाइज है, यहाँ पे मसला आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पे लेट से इस सेंट्रलाइज उसमें मसला आ जाए तो क्या होगा? आप देखिए, हर एक के पास उस रेपोजिटरी की कॉपी है कि नहीं? ठीक है, लेट्स से इस जो ये जो सेंट्रलाइज रेपो है, इसमें से कोई हमारा सारा डेटा जो है किसी वजह से चला गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये जो बाकी के यूजर्स हैं, लोकली तो उनके पास रेपोज अवेलेबल है ना, वो दोबारा उसको क्या कर लेंगे, वहाँ पे सारी रेपो को पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, सेंट्रलाइज में देखें तो सेंट्रलाइज में हमारे पास रेपो कहाँ पर है? यहीं पर है। यहाँ पे एक ही रेपो है और सारे उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक रेपो जो सबके लिए कॉमन है वो यहाँ पर है, और उसके बाद हर यूज़र की पीसी में एक एक रेपो की अलग अलग क्या है? कॉपी है। तो अगर सेंट्रलाइज में कुछ मसला आता भी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड से हम किसी कोई भी यूज़र, जैसे 10-12 यूज़र्स हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, तो ये काम कर सकते हैं। अच्छा, मसला नहीं हुआ कि डेटा यूजर काम कर रहे हैं तो वो सारी अपनी अपनी उसको अपडेट करेंगे सर, वो अगर तीनों का ठीक चल रहा है और तीनों टाइम भी मेरा ठीक है, वो तो अलग इशू है ना कि अब लेट से सेंट्रल पे कुछ वो हो रहा है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल पे अगर हमारा जो ये डेटा है वो सारा चला जाए? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटेड पे। अच्छा, सर अगर मैं और आप काम कर रहे हैं ना, तो मैं काम करते हुए कोई भी अपडेट मतलब पुश कर देता हूँ और स्पीड भी काम करेगी, लेकिन आप भी उसे पुश करते हैं, वो भी ठीक काम करेगा, हम दोनों एक ही टाइम पे काम करते हैं सर। तो ठीक है, लेकिन अलग अलग फीचर पे काम करेंगे ना। हाँ ना, ये तो नहीं कर रहे कि आप भी about.html का पेज बना रहे हो, मैं भी about.html का पेज बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये हो सकता है दोनों बना रहे हैं, लेकिन उसमें टास्क डिवाइड होगा, आप कुछ कर रहे होगे, मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लेट से आप पेज 1 में आपके पास ये था कि हेडर आप बनाओगे, मैं फुटर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप मैं जब भी मैं पुश करूँगा, पुश करने से पहले मैं पुल करूँगा। ठीक है, कि मेरे जो पार्टनर है उसने क्या काम कर दिया है, उसने जी हेडर बना दिया है, मैंने फुटर बनाया, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया? पुश कर दिया। अब जो दूसरा यूज़र है लेट से, उसको भी उस हेडर उसी पेज में कुछ काम करना था, वो क्या करेगा? जब भी वो कुछ पुश करना चाहेगा उससे पहले वो उसके साथ कनेक्ट होकर पुल करेगा। हाँ भाई लास्ट कमिट कब हुआ, क्या क्या काम हो गया, हाँ भाई हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया, बीच में मुझे इमेजेस सेट करनी है, ये काम वो करेगा। बात समझ आइए? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक अलग अलग फीचर पे काम कर रहे होंगे, अलग अलग टास्क होंगे। आप टीम पे हो, ठीक है, आप सब अपने अपने घरों पे हो। ठीक है, PC1 पे लेट से अली काम कर रहा है, PC2 पे PC2 की जो रेपो है, या PC2 में जो अलग से एक फीचर हम कह रहे हैं, लेट से कंपोनेंट 1 पे हसान काम कर रहा है, कंपोनेंट 2 पे शहीद काम कर रहा है, कंपोनेंट 3 पे ये कर रहा है। हर कोई अपने अपने घर पे, अपने अपने PC पे, अपनी अपनी रेपो पे काम कर रहा है। काम करके इसको क्या करेगा? गिटहब पर पुश करेगा। दूसरा क्या करेगा? वो अपना फीचर पुश करने से पहले उसको पहले पुल करेगा और उसमें वो काम इंटीग्रेट करके फिर करेगा। ठीक है, तो अभी चूँकि थ्योरेटिकल बातें, हवाई बातें हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही, जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, जो सेंट्रल है वो गिट पे है और नहीं सेंट्रल जो है वो गिटहब पर है। ये देखें, हाँ एक चीज़ और देखें, गिट और गिटहब में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? गिट तो लाइक शेल कमांड लाइन के लिए होता है कि आप कमांड्स वगैरह। गिटहब गिटहब एक्चुअली लाइक वो सर्वर वेबसाइट है। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पर ये जो लेयर है, लोकली मैनेज कर, लोकली जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं गिट पे करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे गिट यूज़ करना है। मतलब आप एज अ टीम में काम नहीं कर रहे हैं, आप वन मैन, मतलब आप एक बंदे हो, आपने काम करना है, लेकिन आपको भी तो वर्जन चाहिए अपने काम के, तो फिर उस वक्त आपको गिटहब की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ गिट यूज़ करो और काम कर सकते हो। ठीक है, तो लोकली हम जो काम करेंगे
वो गेट पे करेंगे, और वो करके फिर उसको हम लोकल को कनेक्ट करेंगे रिमोट के साथ, ठीक है। तो रिमोट जो है उसके लिए हमें गिटहब चाहिए, गिटहब पे आपका अकाउंट, आपकी रेपो बनी हो, ठीक है। वो प्लेस है जहाँ पे हम वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब कंबाइन हो सकते हैं। अदरवाइज हम दोनों करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे गिट से, गिट इंस्टॉल करेंगे, और गिट का मतलब ये है कि मैं काम कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट पर, मुझे भी तो वर्जन चाहिए ना, भले मैं टीम में ना हूँ लेकिन मुझे भी तो वर्जन चाहिए। मुझे 1 महीना लगता है अपने काम को करने के लिए, तो 15 दिन हर दिन बाद में वर्जन बना रहा हूँ। 15 दिन तक मेरा काम ठीक चल रहा था, 16वें दिन में मैं आया, मुझे पता चला कि यार आज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इजीली कह सकता हूँ हाँ भाई 15 डेज तक मेरे वर्जन मेरे पास बने हुए, प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट हुआ, हाँ प्रीवियस वर्जन पे तो सब काम ठीक है, आज मसला आ रहा है, तो इट्स मीन आज जो मैंने काम किया है इस कोड में कोई मसला है। लेकिन अगर मैंने ये 15 दिन के वर्जन्स ना बनाए होते, ठीक है, तो फिर क्या होता, फिर मुझे ना पता होता कि पहले दिन मैंने क्या काम किया था, दूसरे दिन क्या काम किया था, तीसरे दिन क्या काम किया था, मसला कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली प्रीवियस वर्जन्स पे जा सकते हो, ठीक है। अच्छा चलें, वैसे ये सारी जो जितना कुछ लिखा है ना, ये सारी बातें मैंने कर दी, ठीक है, कि हर यूज़र की एक अपनी उस पर एक रेपो होगी और इस रेपो से फिर वो कनेक्ट होगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि एडवांटेजेस भी आप एडवांटेजेस वही जनरल से एडवांटेजेस हैं जो मुझे लगता है मैंने बोल दिए। ये आपके पास वर्जन कंट्रोल्स की एग्जांपल है, सिर्फ गिट हब नहीं और भी है, पता नहीं बिट बकेट है और पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है। फेमस मोस्टली गिट है, तो हम ये गिट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 2 चीज़ें हैं। एक आप गिट इंस्टॉल करें, इस साइट पे चले जाएं, ठीक है, और वहाँ से आप गिट इंस्टॉल करें। दूसरा आपने काम ये करना है कि आप स्मार्ट गिट भी इंस्टॉल कर लें, इस पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत डेमो दे दूंगा। स्मार्ट गिट का तो पता है ना, गिट जो है ना आपका गिट, वो सारा टर्मिनल बेस है, कमांड लाइन पे हम सारा काम करते हैं, ठीक है। स्मार्ट गिट जो है ये आप कह लो ये GUI है, ठीक है, गिट का GUI बेस वर्जन है, ठीक है। सारा काम कमांड लाइन पे हो नहीं सकता ना, कमांड लाइन पे मैं नहीं देख सकता लेट से कि ये 2 डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1 है, ये डॉक्यूमेंट 2 है, दोनों में कहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। मतलब कन्फ्लिक्ट भी तो आता है ना, कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जैसे दाऊद ने पूछा कि लाइन नंबर 4 पे एक चेंज मैंने भी किया और लाइन नंबर 4 पे चेंज मकसद ने भी किया, दोनों ने लाइन नंबर 4 पे चेंज किया। अब ये क्या, इसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट। अब किसका क्या करें, अब इस केस में क्या किया जाए, तो उस केस में फिर हमें दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े। तो अब इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो टर्मिनल पे सही नज़र नहीं आती, और टर्मिनल पे वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम फिर ये GUI वर्जन यूज़ करते हैं, इसका GUI जो है स्मार्ट गिट। क्या चीज़? गिटहब डेस्कटॉप, ये गिट, अच्छा उसको मैंने नहीं देखा, स्मार्ट गिट की तरह ही होगा गिटहब डेस्कटॉप, वो भी GUI है। अच्छा उसको मैंने नहीं देखा, ठीक है, वो भी यही होगा, फिर GUI वर्जन होगा, ठीक है। सर ये कॉन्फ्लिक्ट का जो आप कह रहे हैं, तो ये टाइम के लिहाज से होता है, लाइक अगर एक ही यूजर एक ही चीज़ कर रहा है लेकिन टाइम का में डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट में तो टाइम में आपको सही में होती है, एक ही टाइम पे कर रहे हैं, बेशक एक ही चीज़ है लेकिन टाइम अगर डिफरेंट तो कॉन्फ्लिक्ट तो ना हो। टाइम अगर डिफरेंट हुआ, अब देखें मैं बेसिकली आपको ये कह रहा हूँ कि हमने डिवाइड ये किया है काम पे कि फीचर 1 पे मैं काम करूँगा, फीचर 2 पे आप काम करेंगे, ठीक है। अच्छा टाइम का मेरे ख्याल से इसमें वो नहीं है, देखें लाइन बाय लाइन हम चलेंगे, ठीक है, कि इस लाइन पे लेट से दोनों, हाँ इसमें टाइम का फैक्टर इस तरह से है कि दोनों ने लेट से कुछ पुश किया, ठीक है, मैंने भी उसी जगह पे चेंज किया, आप भी उस जगह पे चेंज किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे किस चेंज को हम अडॉप्ट करें, मसला ये है किस चेंज को हम अडॉप्ट करें, ठीक है। आपने पहली 5 लाइनों में चेंज किया, मैंने आखिरी 5 लाइनों में चेंज किया, ठीक है, चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं, लेकिन आप भी एक ही जगह पे चेंज कर रहे हो, मैं भी एक ही जगह पे चेंज कर रहा हूँ, तो टाइम हुआ। तो फिर ये तो ऐसी बात है कि लेट से आप आते हो, आप उधर लिखते हो हेलो वर्ड, हसाम आता है उसको चेंज करता है, तीसरा आता है उसको चेंज करता है, चौथा आता है उसको चेंज करता है, ठीक है। तो फिर तो ये तो हम एक ही फीचर पे सब बंदों को लगाया हुआ है,
हम डिवीज़न काम की इस तरीके से करते हैं कि काम की डिवीज़न हम इस तरीके से करते हैं कि अलग अलग फीचर्स पे सेपरेट चीज़ों पे काम किया हो, ठीक है। इसको फिर भी देख लेंगे टाइम को उसको, ठीक है। इसको मैं आपको देख के फिर इसका देख लूँगा कि टाइम से रिलेटेड हम क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा आपको क्वेश्चन अच्छा है, मैं आई विल आंसर यू, ठीक है। इसको देख लेंगे। अच्छा, ये 2 काम आपने करने हैं, इसको ज़रा कर लें, इंस्टॉल कर लें। सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल ये करना होगा कि गिट जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आपने एक यूज़र नेम और एक ईमेल अपना आपने सेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो गिट मेरे पास इंस्टॉल है, गिट हब भी मैंने जो वो है गिट स्मार्ट गिट, वो भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप इसी कमांड को मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ कि अच्छा यहाँ पे तो इसमें अच्छा आप पहली बार जब करेंगे तो आप यहाँ पे नाम देंगे। जब दूसरी बार आप इसको देखें, आप मैं अगर लिखूँ ना git config ग्लोबल की स्पेलिंग, हाँ, डॉट नेम, तो मुझे कह रहा हूँ उसामा आपका नाम सेट है। इसी तरह मैं लिखूँ गिट कन्फिग हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, तो ये सेट है। आपने पहली दफ़ा इसको सेट करना है, ठीक है। ये सेट नहीं होगा तो फिर आपका काम आप काम आगे नहीं कर सकते। पहला काम तो आपने ये करना है इंस्टॉलेशन के बाद। ये एक दफ़ा आपने कर लिया, ठीक है। अभी मैं गिट की बात करूँ। अच्छा, अभी हम गिट हब को तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम गिट इंस्टॉल करते हैं। गिट हब तो आपका ऑनलाइन एक वो पड़ा हुआ है। ये कुछ कमांड्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। कहीं पे ऐड, कमिट, पुल, पुश, कहीं पे ब्रांचिंग कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो साथ साथ ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, रीबेसिंग इसको फिर देख लेंगे ना, इसको इस पर बात करते हैं। पहले ये बेसिक चीज़ें तो देख लेना, ठीक है। पहले आप ये ब्रांचिंग का देखिए। ब्रांचिंग इस तरह से है ना कि मैं काम कर रहा हूँ और मैंने लेट्स से फीचर 1 मैंने बना लिया है, ठीक है। अब फीचर 1 मैंने बना लिया है, वो मैं एक ब्रांच में था, बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच में था, और मैंने आज के दिन काम कर लिया सारा, ओके है। अब मैं नेक्स्ट डे पे आता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे पे जब मुझे काम करना है तो नेक्स्ट डे पे मैं ये करूँगा कि मैं उस ब्रांच में काम नहीं करूँगा, मैं दूसरी एक ब्रांच बनाऊँगा, उसमें काम करूँगा, ठीक है। वो इस तरह से था कि लेट्स से डे 1 पे मैं काम कर रहा था तो मैं एक कंपोनेंट बना रहा था, कंपोनेंट 1, जो कि था स्टूडेंट पोर्टल के लिए स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ काम था। डे 2 पे मैं आया तो आज मैंने कंपोनेंट 2 बनाना है, और जो कि है टीचर का एक मॉड्यूल, उसको बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब डे 1 पे था तो मैंने काम किया, तो मैं एक ब्रांच में था, ब्रांच नंबर 1 पे। डे 2 पे मैं आया और मैंने आज ये डिसाइड किया कि भाई आज मैंने दूसरा मॉड्यूल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरी ब्रांच बनाऊँगा, ब्रांच 2। ब्रांच 2 में होगा क्या बेसिकली, इसको ज़रा समझिए। ब्रांच 2 में ये होगा कि डे 1 पे जो मैंने काम किया वो सारा ब्रांच 2 में आएगा, और मैं नई चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। अब मैं देख रहा हूँ कि डे 2 एंड हुआ और अब मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट, स्टूडेंट का कंपोनेंट भी, टीचर का कंपोनेंट, ठीक है। दोनों कंपोनेंट ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ब्रांच 2 को ब्रांच 1 में मर्ज कर दूँगा। अगर इन केस ये ब्रांच में ना बनाता, ये वर्जन की तरह ही है, तो अगर ये मैंने ब्रांच ना बनाई होती तो अब मैं ब्रांच 2 में मैं काम कर रहा था और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और बार बार चेंजेस करते मैं इस स्टेज पे पहुंच गया, ठीक है, कि अब मुझे प्रॉब्लम्स, एरर्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। सारा कोड की स्पैगेटी मैंने बना दी है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी मैंने चेंजेस किए ना, अब मैं क्या करूं।
मेरे पास प्रीवियस ब्रांच तो सेफ पड़ी है ना, ठीक है, तो मैं इस ब्रांच को मर्ज नहीं करूँगा, मैं इसी में नेक्स्ट डे पे मैं आऊँगा, मैं इसी पे लगा रहूँगा जब तक ये चीज़ प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होती, ठीक है, मैं इन ब्रांचेस को मर्ज नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर मैंने लेट्स से डे 7 पे मैं आया और ब्रांच 2 में जो मेरे 2 कंपोनेंट्स थे वो मैंने सारे एरर्स रिजॉल्व कर लिए और दोनों कंपोनेंट्स अभी ठीक काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों को एक ब्रांच कर दूँगा। जब तक मैं जो नया काम कर रहा हूँ, नया फीचर ऐड कर रहा हूँ, वो प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हुआ, प्रॉपरली ठीक काम नहीं कर रहा, मैं उसको मर्ज नहीं करूँगा। अगर ये मैं 2 ब्रांचेस ना बनाता, लेट्स से ये B1 ना होती, ठीक है, तो अगर मैं इस ब्रांच 2 में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और एक जगह पे आके स्टक हो गया, ठीक है, 15 दिन काम किया और एक जगह पे स्टक हो गया, नहीं एरर रिजॉल्व कर पा रहा, तो अब मेरे पास वो दूसरी ब्रांच है ही नहीं, पहली वाली ब्रांच, तो अब मैं ये सारा कोड या जितना भी काम है इसको मैं कैसे उसमें से निकालूंगा, ठीक है। मैं तो 15 दिन काम किया और डिफरेंट फीचर्स डाल रहा था और कभी उसमें चेंज कर रहा था, कभी उसमें चेंज कर रहा था, बहुत सी जगह पे चेंजेस की, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार जो पहले 7 दिन मैंने काम किया वो बिल्कुल ठीक था, मैं उस वर्जन पे कैसे वापस जाऊंगा, ठीक है। तो ब्रांचेस में ये होगा कि जब भी हम कोई नया काम या नया फीचर ऐड करेंगे तो हम एक नई ब्रांच बनाएंगे, उसमें काम करेंगे, उसमें वो ब्रांच 1 वाली सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी। अच्छा, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी, उसमें मैं आप यूँ करो कि मैं उसमें टेस्ट कर रहा हूँ, अगर सारा काम ठीक हो गया फिर मैं ब्रांचेस को मर्ज करूँगा, अदरवाइज मैं ब्रांचेस को मर्ज नहीं करूँगा, ठीक है। तो ब्रांचेस पे हम नेक्स्ट उस पर आएंगे नेक्स्ट क्लास पे। अभी आप ज़रा इसको ज़रा समझ लें, ठीक है। जब हम काम करते हैं ना तो 2 चीज़ें हैं, एक रिमोट रेपो है, एक आपके पास लोकल रेपो है। हम बेसिकली काम स्टार्ट में करेंगे लोकल रेपो पे, ठीक है। लोकल रेपो पे हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक को हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, एक को हम कहते हैं स्टेजिंग एरिया और एक को हम एक्चुअली में कहते हैं लोकल रेपो। इसका नाम सुना है पहले? स्टेजिंग एरिया, लोकल रेपो नहीं सुना? अच्छा, देखिए मुझे थोड़ा सा आपको डेमो बताता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और ये गिट प्रैक्टिस का मैंने फोल्डर बनाया है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारी एक वेब ऐप है, ठीक है। ये वेब ऐप है, ये मेरा वो फोल्डर है जिसमें मैं मेरे सॉफ्टवेयर की सारी फाइल्स रखूँगा, ठीक है। तो अभी ये फोल्डर जो है ये गिट का पार्ट नहीं है, ठीक है, गिट इसे नहीं देख रहा है इस फोल्डर को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, टर्मिनल में जाएं और आप सिंपल लिखेंगे गिट इनिट, ठीक है। मैंने गिट इनिट किया, तो अब आप देखें, मैं अगर यहाँ से हिडन फाइल्स को शो कराऊँ तो अब आप देखें ये जो मेरा वेब ऐप का फोल्डर था, यहाँ पे एक हिडन फोल्डर आ गया .git के नाम से। इट्स मीन कि अभी ये जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है ना, इसमें आप ये समझे गिट को इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं जितना काम करूँगा, अब मैं कह सकता हूँ हाँ भाई मैं गिट में काम कर रहा हूँ। ये नंबर 1 काम आपने सबसे पहले तो ये करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब होगा क्या, ये मेरी अभी वर्किंग डायरेक्टरी है। अच्छा, इसको अभी मैं अभी मैं इसको रेपो नहीं कहता, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ी देर में ये डिफरेंस क्लियर करवाता हूँ। जब भी आप वर्किंग डायरेक्टरी में कोई भी काम करोगे, लेट्स से एक फ़ाइल बनाई, उस फाइल में कुछ लिखा, ठीक है, तो वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में तो होगा, लेकिन गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा, गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा। आप जब तक उसे ऐड नहीं करोगे स्टेजिंग एरिया पर, गिट उसको नहीं देखेगा, गिट उसके वर्जन किसी चीज़ में उसको नहीं देखेगा। आई रिपीट, आपने 2 फाइल्स बनाई, एक फाइल्स बनाई, ठीक है, उसमें चेंजेस करते रहो, गिट को उससे कोई काम ही नहीं है। गिट
गिट उस वक्त तक उन चेंजेस को ट्रैक नहीं करेगा जब तक आप उसको स्टेजिंग एरिया में भेजते नहीं हो, ठीक है। स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए कमांड आपके पास सिंपल है, गिट और ऐड के बाद स्पेस देके डॉट लगाते हैं, ठीक है, सारी चली जाती है। या नहीं तो फिर आप जो फाइल का नाम है गिट और ऐड डॉट जो भी फाइल का नाम है आप वो करते हो, ठीक है। अभी मैं आपको करके वो बताता हूँ। अच्छा, स्टेजिंग एरिया में आपके पास जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी, ठीक है, गिट अब उसको ट्रैक करेगा। उसके बाद आप जब कमिट करोगे तो वो आपके पास जो आपके पास यहाँ पे अगर देखो तो जो लोकल रेपो है ये आपके पास यहाँ पर लोकल रेपो में वो चीज़ें चली गई, ठीक है। तो कमिट आप तभी कर सकते हो जब आप स्टेजिंग एरिया में चीज़ों को भेजोगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि आपने जो भी काम किया स्टेज ज़रूर करोगे, स्टेज नहीं करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास वो आप उसको कमिट नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है यार, आपके पास लेट से आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है, लेट से आप हम मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं अभी जो जिन फाइल से मैंने काम कर लिया मैं उसको स्टेज करिए कमिट कर दूंगा। जिस पे मैंने अभी काम कर रहा हूँ मैं अब उसको स्टेज नहीं करूँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अभी कमिट्स ना हो, बस मैं उसको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं ओके हो गया भाई हाँ काम ठीक है, अब उसको स्टेजिंग एरिया पे मैं ऐड करूँगा और फिर मैं उसको कमिट करूँगा। एक चीज़ और देख लें और उसके बाद एक छोटा सा आपको मैं डेमो बता देता हूँ। वो ये है कि आपका जो फाइल है, अच्छा तो थोड़ा सा रहता है। आपका जो फाइल है, फाइल उसकी कुछ स्टेटस होते हैं, अनट्रैक्ड, अनमोडिफाइड, मॉडिफाइड, स्टेज्ड, ठीक है। तो जब तक आप ऐड नहीं करोगे तो उसका स्टेटस जो होगा ना वो होगा अनट्रैक। जब आपने उसको स्टेज कर दिया तो वो आपके पास स्टेज इसमें चली जाएगी। जब आप किसी फाइल में दोबारा चेंजेस कर रहे हो तो वो आपके पास मॉडिफाइड स्टेज में चली जाएगी, आपने भाई कुछ मॉडिफाई किया है। और जब आप कमिट करोगे तो कमिट करने के बाद वो दोबारा अनमोडिफाइड स्टेज में चली जाएगी, ठीक है। अभी मॉडिफाई नहीं किया, जो ही मॉडिफाई कुछ चेंजेस की उसका स्टेटस मॉडिफाइड हो जाएगा, हाँ भाई मॉडिफाइड किया है। मॉडिफाइड के बाद हमने क्या करना है, हमने उसको कमिट करना है, ठीक है, कमिट ज़रूर करना है। कमिट करेंगे तो वो चीज़, तो मैं आपको एक छोटा सा इसका डेमो देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, ये मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। टर्मिनल ओपन करें, गिट इनिट को आप वो करें, गिट इनिट को इनिशियलाइज़ करें किसी भी फोल्डर में, वहाँ पे आपको एक हिडन फोल्डर नज़र आ जाएगा डॉट गिट के नाम से, अभी वो आपके पास उसका पार्ट बन गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक फ़ाइल बनाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं गिट स्टेटस करूँगा तो उसमें वो मुझे रहेगा कि भाई ये फाइल्स हैं लेकिन ये अनट्रैक है। जब मैं उसको गिट ऐड डॉट कर लूँगा या उस फाइल का नाम देके तो वो स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगे, फिर वो उसका स्टेटस चेंज कर देगा कि भाई हाँ ये अनट्रैक से ट्रैक पे चलेंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं, फिर बाकी हम उसमें नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। ओहो, चलिए सर, मैं यहाँ पे कोई भी फाइल बनाता हूँ, ठीक है। sudo जी एडिटर यूज़ कर लेंगे, जी एडिट फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अच्छा इसकी परमिशंस और फाइल का नाम था फर्स्ट टेक्स्ट। अच्छा देखिए, मैं अगर अभी यहाँ पे लिखूँ
गिट स्टेटस। ये मुझे क्या कह रहा है, कहता है आपके पास, अच्छा मैं इसको बड़ा कर दूँ, कहता है आपके पास गिट का फोल्डर जो आपने इनिशियलाइज किया उसमें आपके पास एक फाइल है, ठीक है, first.txt के नाम से, लेकिन अभी वो फाइल गिट का पार्ट नहीं बनी, मींस गिट उसको ट्रैक नहीं कर रहा, गिट उसको ट्रैक नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रैक कब करेगा, जब आप लिखोगे गिट ऐड डॉट, ठीक है, इसको अगर हम कर देते हैं गिट, ठीक है, ऐड स्लैश डॉट, मीन्स डॉट का मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स हैं, अभी तो एक है ना, एक कर देगा, अगर ये 2 फाइल्स होती, 3 फाइल्स होती, सारी कर देता, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं कहता हूँ गेट स्टेटस। अब आप देखो इसने क्या लिखा, इसने कहा कि भाई एक नई फाइल आई first.txt के नाम से, और गिट उसको क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। रेड में जब आपको शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास वो जो है वो ट्रैक अनट्रैक है, और जब ब्लू में, ये ग्रीन में आपको शो हो रहा है, इट्स मीन कि वो आपके पास वो फाइल जो है वो उसको ट्रैक कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वापस अगर वहाँ चलें, अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, अगर आपको आप गिट ऐड स्पेस डॉट कर सकते हो, गिट ऐड फाइल का नाम कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक फाइल को ऐड करना चाह रहे हो स्टेजिंग एरिया पे, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ फाइल्स हैं HTML की, कुछ फाइल्स हैं CSS की, आप सिर्फ HTML फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में भेजना चाहते हो, तो आप लिखोगे गिट ऐड स्टैटिक डॉट HTML की, HTML वाली जितनी फाइल्स है वो कर दो, लेकिन अगर सिर्फ डॉट करोगे तो फिर वो HTML CSS वो सब वो कर देगा, ठीक है। एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है, इसी जगह पे हम एक और फाइल बनाते हैं, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ second.txt, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइल कोई भी हो सकती है, अच्छा HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो चीज़ नहीं, बस फाइल सेकंड फाइल, और मैं इसको, अच्छा दोबारा इसके मुझे परमिशन इसकी चेंज कर लेते हैं, second.txt। अच्छा, अब मैं दोबारा अगर गिट स्टेटस करूं, अब आपको क्या बता रहा है, गिट स्टेटस मैंने दोबारा किया, अब आपसे कह रहा है, हाँ क्या चीज़, हाँ ये नहीं, ये आपसे ये कह रहा है कि 2 फाइल्स हैं, एक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, जिस पे लिखा है चेंजेस टू बी कमिटेड, इसमें जो चेंजेस होगी वो उसको कमिट करोगे, उसको मैं ट्रैक करूँगा, दूसरी को मैं ट्रैक नहीं कर रहा। तो आप अगर सेकंड फाइल में आपको कुछ काम करना है, आप बेशक उसमें करें, लेकिन गिट उसके चेंजेस को ट्रैक नहीं करेगा। उसके चेंजेस को ट्रैक करने के लिए आपको उसको स्टेजिंग एरिया में भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आप जस्ट ये गिट वगैरह सब वो कर लें, और यहाँ तक आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि भाई स्टेजिंग एरिया क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी ट्रैकिंग की तरफ जाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ उसमें चेंजेस करेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई अब ये देखो ये मॉडिफाइड स्टेज में जा रहा है, ये अनमॉडिफाइड स्टेज में वापस चला गया, और फिर साथ ही मैं आपको इसका स्मार्ट गिट का डेमो भी दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद कमिट फिर नेक्स्ट पे हम देखेंगे, ठीक है।